नमो नमः सर्वेभ्यः। महाकवि भास की नाट्य कृतियों के विषय में हमने अंतिम वीडियो में जाना। तदनंतर स्वप्नवासव दत्तम नाटक का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व इसकी कथा विशेष का परिचय ज्ञान हम करेंगे। चूँकि यह राजा उदयन पर आधारित कथा है, जिसमें राजा उदयन को स्वप्न के माध्यम से वासवदत्ता के जीवित होने का विज्ञान होता है, अतः इसका नाम स्वप्नवासव दत्तम रखा गया। इससे पूर्व में प्रतिज्ञा यौगंधरायण उन्होंने नाटिका लिखी, जो उसके पूर्व भाग स्वप्नवासव दत्तम की कथा के पूर्व भाग को दर्शाती है। तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लेंगे, उसके पश्चात ही हम स्वप्नवासव दत्तम की कथा वस्तु को जानते हुए पाठ प्रारंभ करेंगे। तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण जो नाटिका है वो 4 अंकों की है, जिसमें महाराज उदयन जो हैं उनके द्वारा वासवदत्ता के हरण की कथा है, जो राजा प्रद्योत की पुत्री हैं। राजा प्रद्योत उज्जैनी के राजा हैं और उज्जैनी थी राजधानी उस समय अवंती, उत्तरी अवंती की। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती, उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी। और जो वत्स महाजनपद है उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जिसके राजा उदयन थे। तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि राजा उदयन को आखेट का, क्योंकि सभी राजाओं का एक प्रकार से सभी राजा आखेट प्रेमी होते हैं, शिकार करने का उनको शौक़ होता है। तो इनको एक विशेष था कि हाथियों का शिकार करते थे, है ना। तो इनके पास में इनका अपना हाथी भी था, जिसका नाम था नलगिरी। इनके हाथी का नाम था, और उसके साथ में एक हथनी भी थी, है ना। हथनी का नाम था भद्रवती। तो इनका विशेष प्रेम, और एक विशेषता यह थी इनकी कि हाथियों को ये अपने काबू में किस प्रकार कर पाते थे कि एक इनकी वीणा थी, घोषवती नाम की वीणा, जिसके माध्यम से उनको वश में कर लेते थे। तो ऐसा महाराज जो प्रद्योत हैं उनको ज्ञात हुआ उनके विषय में, और वो अपनी पुत्री वासवदत्ता के लिए एक विशेष सुयोग्य वर के तलाश में थे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचते हैं कि उनके अर्थात राज्य के एक वन था, प्रमद वन, जहाँ पर राजा उदयन आखेट करने के लिए आया करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक कृत्रिम हाथी का निर्माण किया गया, एक आर्टिफिशियल जो एलिफेंट था, उसका नाम क्या था, नील कुवलय तनु। तो इस प्रकार उस हाथी का निर्माण करके, जिसके अंदर उन्होंने सैनिक भर दिए और यह संदेश सूचित करवा दिया कि एक हाथी आया है जिसने उत्पात मचा रखा है, तो उसको महाराज अपने वश में करें। तो राजा उदयन अकेले ही उसको वश में करने के लिए चल पड़ते हैं, और वहाँ देखते हैं कि सैनिक उस हाथी से बाहर निकल के आ जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बना करके वो वहाँ पर ले जाते हैं, और यह बात जब कौशाम्बी में पता चलती है तो जो उनके महामंत्री हैं यौगंधरायण, तो उनसे राजमाताएं जो हैं वो प्रार्थना करती हैं कि किसी न केन प्रकारेण उनको छुड़ाया जाए, है ना। तो महामंत्री यौगंधरायण वहाँ एक प्रतिज्ञा करते हैं। तो प्रतिज्ञा वाक्य यही है कि ये जो यदि शत्रुबलग्रस्तो राहुणा चंद्रमा इव मोचयामि न राजानम नास्मि यौगंधरायण। यदि मैं राजा को नहीं छुड़ा लेता हूँ तब तो मेरा नाम यौगंधरायण नहीं है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर देते हैं वो, और इसके पश्चात में वो निकल पड़ते हैं वहाँ उनको छुड़ाने के लिए। अब क्या है कि वहाँ पर जो दूसरी तरफ कथा क्या चलती है कि राजा प्रद्योत के काबू में राजा उदयन आ चुके हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था कराई जाती है कि जो उनकी पुत्री हैं वासवदत्ता, उनको वीणा सिखाने के लिए
राजा उदयन के पास में भेजा जाता है तो सीखने के लिए राजा उदयन से। तो उनकी घोषवती वीणा मंगाई जाती है राजा उदयन की, और जब वो सिखा रहे होते हैं तो इसी मध्य में उनका निवेदनों प्रेम में आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। अब यहाँ से दूसरी तरफ से महामंत्री योगेंद्रायण प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से राजा उदयन को छुड़ाया जाए। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं और सभी जो कौशाम्बी के जो रहने वाले हैं, अर्थात योगेंद्रायण के साथ में जो अन्य जो उनके सेवक थे जो उनको छुड़ाने के प्रक्रम में आए हुए थे, तो एक विशेष उस आवंतिक स्थान अर्थात जो उज्जैनी है वहाँ के विशेष जो वेशभूषा है उसमें अपने आप को रच करके, अर्थात एक ना स्पाई का वो काम करते हैं, जासूस का, कि किस प्रकार से हम राजा उदयन को छुड़ा सकते हैं। अब वो संदेश भिजवाते हैं राजा उदयन के पास में कि महामंत्री योगेंद्रायण आ गए हैं और उनको छुड़ा करके ले आना चाहते हैं। अब राजा उदयन अकेले नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि मेरे साथ में वासवदत्ता भी चलेंगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर महामंत्री योगेंद्रायण दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। क्या है वो प्रतिज्ञा? ये यदि ताम चैव तम चैव चैवायत लोचनाम ना हरामि नृपम चैव नास्मि योगेंद्रायणः। क्या कहते हैं कि ताम अर्थात घोषवती वीणा, क्योंकि उनको उसको भी मंगवा लिया गया था। तम जो उनका नलगिरी हाथी था उसको भी काबू में कर लिया गया था, और आयत लोचना, है ना, विशाल नेत्रों वाली जो वासवदत्ता हैं उनको, इन तीनों के सहित मैं जब तक ना हरामि नृपम, है ना, स्वयं राजा उदयन को अगर उनको यहाँ से छुड़ा नहीं लेता तो मेरा नाम योगेंद्रायण नहीं। इसी प्रतिज्ञा के वाक्य पर ही इस नाटक का नाम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण माना जाता है। तो अब उसके पश्चात में वो वहाँ पर क्या होता है कि जो नलगिरी जो हाथी था उसको भी नियंत्रण में कर रखा था, तो उसको किसी न किसी प्रकार से उसको एक विशेष आसव पिला दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो उन्मत्त हो जाता है, और उन्मत्त होने के पश्चात में वो सब उत्पात करने लगता है, तोड़ने फोड़ने लगता है सब जो आसपास की जो वस्तुएं हैं, और इसको केवल उदयन ही उनको नियंत्रण में कर सकते हैं। तो उदयन से यह सहायता मांगते हैं। तो उदयन उस समय का लाभ उठाते हुए उनकी जो हथनी है ना, अर्थात जो विशेष दूसरी जो हथनी थी उसके माध्यम से वहाँ से भाग निकलते हैं वासवदत्ता को लेकर के, जो भद्रवती नाम की हथनी थी। अब इसमें क्या है कि बीच में जब योगेंद्रायण को घेर लिया जाता है कि वो जब ले जा रहे होते हैं उनको, तो वहाँ पर बीच में योगेंद्रायण की तलवार टूट जाती है और वो काबू में आ जाते हैं। तब अंततो गत्वा राजा प्रद्योत उनके लिए सूचना भिजवाते हैं, क्योंकि वो कारागार में बंदी बना लिए गए। तो वहाँ पर सूचना क्या भिजवाई जाती है कि हमने पूर्व में ही चित्रफलक पर राजा उदयन और वासवदत्ता का जो विवाह है वो हमने संपन्न करा दिया है, अर्थात आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक षड्यंत्र इसलिए था कि इन दोनों का विवाह करा दिया जाए। अब दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो अब इसमें कोई समस्या नहीं है, तो आप अपने राजा को ले जा सकते हैं। यहाँ पर यह कथा इस कथा का सुखांत होता है ना, ये कथा सुखांत है। अब इसके पश्चात में फिर दूसरी कथा प्रारंभ होती है, ये स्वप्न वासवदत्तम। अब इसके जानने से पहले हम यह भी जान लें कि ये जो नाटिका है ये केवल एक ही, अर्थात राजा उदयन पर आधारित केवल एक, ये दो ही ग्रंथ नहीं हैं। उसके अलावा भी हर्षवर्धन ने 2 नाटिकाएं लिखी हैं। एक का नाम है रत्नावली और दूसरी का नाम है प्रियदर्शिका। तो इन 2 नाटिकाओं में भी राजा उदयन की ही कथा है। और इसके अलावा एक कवि काव्य मीमांसाकार जो राजशेखर हैं, उन्होंने भी कर्पूर मंजरी नामक सट्टक लिखा है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि नाटिका
उपरूपक के अंतर्गत आती है, वो रूपकों में नहीं आती है। 18 उपरूपक हैं, तो उनमें नाटिका एक भेद है और एक भेद सट्टक भी है। तो सट्टक में क्या होता है, संपूर्ण कथा प्राकृत भाषा में रचित होती है और उसके जो अंक हैं उनको अंक ना कहकर जवनिकांतर कहा जाता है। तो यह आप अपने ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो सट्टक है न कि नाटिका है, और सट्टक में प्राकृत भाषा, तो उसका हमारे पास में संस्कृत छाया उसकी प्राप्त होती है ना। तो संस्कृत में उसका बराबर में ही एक अनुवाद दे दिया गया है, उसकी छाया कर दी गई है, जिसके द्वारा हम उसको पढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। तो राजशेखर ने लिखा था, उसमें भी राजा उदयन की ही कथा है। तो इस प्रकार से कई कथाएं राजा उदयन पर प्राप्त होती हैं और सभी नाटिका या नाटक के माध्यम से ही हमको प्राप्त होती हैं। अब हम आते हैं कि इसकी कथा वस्तु जो है, जो स्वप्नवासव दत्तम नाटक है। तो स्वप्नवासव दत्तम नाटक में दूसरी कथा इस प्रकार से है कि वत्सदेश जो है, क्योंकि उनको कैदी बना लिया गया था राजा प्रद्योत के द्वारा, तो उस ही समय आरुणी एक उनका जो शत्रु राजा है उसके द्वारा अधिकतर राज्य उनका कब्जे में कर लिया जाता है। तो आरुणी ने उस पर अधिकार कर लिया और जिसकी पुनर्प्राप्ति के लिए मगध राज दर्शक जो हैं उनकी आवश्यकता है, और यह सहायता केवल उदयन और पद्मावती के विवाह से ही संपन्न हो सकती है। और ज्योतिष कथन भी यह था, अर्थात जो वत्स देश के जो ज्योतिषी थे उन्होंने यह कथन कर रखा था कि पद्मावती ही रानी बनेंगी, अर्थात वासव दत्ता के पश्चात में पद्मावती रानी बनेंगी। लेकिन वासव दत्ता के रहते यह हो नहीं सकता था, और न ही उदयन चाहते थे ऐसा, क्योंकि वो स्वयं वासव दत्ता से प्रेम करते थे और वासव दत्ता, और दूसरा ना दर्शक ही चाहते थे ना अपनी बहन का विवाह इस प्रकार से, अर्थात उनकी एक पत्नी होते हुए भी अपनी बहन को सौंप दें। अर्थात ये जो राजा दर्शक की जो पद्मावती बहन थी, पुत्री नहीं थी, बहन थी, जिनका विवाह वो राजा उदयन से करवाएंगे इस प्रकरण में, तो वो भी सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पहले से एक पत्नी है जो वासव दत्ता हैं। तो यहाँ पर कथा क्या होती है कि एक षड्यंत्र योगेंद्रायण, क्योंकि क्या है, योगेंद्रायण एक चाणक्य का रोल प्ले करते हैं कि वो पिछले वाला जो इससे पूर्व का जो नाटक है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, वहाँ पर भी वो एक साइड एक्टर के रूप में वो उभर कर आए हैं। यहाँ पर भी साइड एक्टर कह लें, या फिर जो राजा उदयन की जितनी भूमिका है वो तो मुख्य नाटक के वीर हैं ही, लेकिन योगेंद्रायण का विशेष इसमें हम हस्तक्षेप देखते हैं कि उन्हीं के कारण यह जो दोनों नाटक हैं वो रचित होते हैं, क्योंकि वही हैं जो राजा उदयन को समस्या से निकालते हैं। तो महामंत्री योगेंद्रायण किनकी सहायता से, जो रुमंडमान जो उनके सहायक मंत्री हैं उनकी सहायता से एक षड्यंत्र रचते हैं कि लावणक ग्राम में जो राजकीय पड़ाव डाला जाता है ना, एक वहीं पास का ही ग्राम है, अर्थात जो क्या कहें, जो वत्स देश में ही एक लावणक, जो कौशाम्बी की राजधानी थी उसी के आसपास में लावणक ग्राम है, वहाँ पर राजकीय पड़ाव डालते हैं। जब राजा आखेट के लिए चले जाते हैं तो गांव में आग लगवा दी जाती है उसमें, और कह दिया जाता है कि योगेंद्रायण और जो वासव दत्ता हैं ये दोनों जल करके नष्ट हो गए। और उसके पश्चात में जो वासव दत्ता और योगेंद्रायण हैं वो मगध के एक तपोवन में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से इस कथा का प्रारंभ होता है, जो कथा हम अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे। तो बने रहिए, ये जो संस्कृत चैनल है संस्कृतम वर्धयामः, इसी पर ही हम आगे की कथा का प्रणयन करेंगे और उसको जानने के क्रम में ये महाकवि भास की शैली को जानेंगे, और इस नाटक को हम आद्योपांत पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, है ना, शुरुआत से लेकर के अंत तक। और बहुत ही रुचिकर नाटक है, आप सबको अच्छा लगेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।